हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास भी लास्ट क्लास के कॉन्टिन्यूएशन में, यानी कि जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उसी में आज की वीडियो नंबर 3 है। आज आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, जो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 19 मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक बच्चे के पास एक डाई है जिसके 6 फेसेस है और जो 6 फेसेस है ना उन पर ये अल्फाबेट्स मेंशन है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। द डाई इज थ्रोन वंस। अब वो बच्चा क्या कर रहा है कि उस डाई को ना एक बार थ्रो कर रहा है। अब अगर वो उस डाई को थ्रो करेगा तो जब डाई गिरेगी तो उसके टॉप पर कोई ना कोई अल्फाबेट तो जरूर आएगा इनमें से। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड सेकंड पार्ट में पूछा गया है बी। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टॉप पर जो अल्फाबेट आएगा ना वो आएगा ए। ये तो आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितने चांसेस है कि जो टॉप पर जो अल्फाबेट आएगा ना जब आप डाई को थ्रो करोगे वो आएगा बी। देखिए बच्चों, अगर मैं डाई की बात करूं, जनरली डाई पर जो नंबर्स होते हैं ना वो 1 2 3 4 5 6 मेंशन होते हैं। आपने देखा होगा और ये नंबर्स डॉटेड फॉर्म में मेंशन होते हैं। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। इन्होंने ना नंबर्स ना देकर बोला है कि जो नंबर्स की जगह ना अल्फाबेट मेंशन, यानी कि सपोज कर लो आप 1 की जगह ए मेंशन है, 2 की जगह बी मेंशन है, 3 की जगह सी मेंशन है, 4 की जगह डी, 5 की जगह ई और 6 की जगह ए मेंशन है। तो आप यहां पर ध्यान देना, जो ये अल्फाबेट ए है ना ये 2 बार मेंशन है और बाकी ये जितने भी बचे हुए अल्फाबेट्स है ये 1 बार मेंशन है। तो क्वेश्चन के इतने पार्ट में तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग ए। तो देखो जब आप डाई को थ्रो करोगे तो 6 फेसेस में से कोई सा भी फेसेस टॉप पर आ सकता है। तो इसीलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6। अब हम देखते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो देखो जब आप डाई को थ्रो करोगे तो कितनी बार ए आ सकता है, तो 2 बार आ सकता है ना, क्योंकि ए तो 2 बार मेंशन है। तो इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे ए के 2। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो गया बच्चों आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। बच्चों अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अल्फाबेट बी के आने की, यानी कि बी जब टॉप पर आएगा इसके कितने चांसेस होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पर भी सेम रहेंगे, क्योंकि जब आप डाई को थ्रो करोगे तो 6 फेसेस में से कोई सा भी फेस आ सकता है। तो इसीलिए यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। तो देखिए टॉप पर बी कितने आ सकते हैं, जितने यहां पर दिए हुए हैं आपके पास, और कितने बी दिए हुए हैं, सिर्फ एक ही बी आपके पास दिया, यानी कि जो टॉप पर है वो यही आ सकता है। तो इसीलिए आपके पास यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि आपके पास एक ही बी है ना। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
बच्चों ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहां पर नंबर्स को रिप्लेस करके इस बार अल्फाबेट्स दे दिए गए थे और छोटा सा ट्विस्ट कर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर कि एक अल्फाबेट को 2 बार दे दिया गया था, यानी कि एक को एक तरीके से रिपीट कर दिया गया था और बाकी के अल्फाबेट्स एक एक बार ही थे। तो हो सकता है पेपर में कोई आपको ये बोल दे कि भाई ऐसी डाई है जिस पर अल्फाबेट की जगह बोल दे कि भाई ये नंबर से लिखे 1 2 3 4 5 6, फिर 6th फेस पे लिखा हुआ है 1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर लोगे। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6 मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। हमारे पास ये 2 गर्ल्स है, सविता एंड हमीदा, ये दोनों के दोनों दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे, डिफरेंट बर्थडेज, इग्नोरिंग लीप ईयर। तो आपको बताना है कि क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम होगा, यानी कि जिस दिन सविता बॉर्न हुई होगी उसी दिन हमीदा बॉर्न हुई होगी। इसके आपको चांसेस कैलकुलेट करने हैं। और सेकंड पार्ट में बोला गया कि डिफरेंट बर्थडेज, यानी कि दोनों की दोनों अलग अलग डेज पर बॉर्न हुई होगी, इसके चांसेस निकालने हैं। और यहां पर बोला गया इग्नोरिंग लीप ईयर। देखो बच्चों सबसे पहले लीप ईयर का मतलब समझो। जो लीप ईयर होता है ना उसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं। आप हमेशा ध्यान रख लेना, लीप ईयर में हमारे पास कितने 366 डेज होते हैं। फैब में 29 होते हैं लीप ईयर में डेज, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। तो आपको देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको लीप ईयर इग्नोर करना है, यानी कि 366 डेज नहीं लेने आपको। तो आपको कौन सा ईयर लेना है, नॉन लीप ईयर, यानी कि वो ईयर जिसमें 365 डेज होंगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की कि भाई दोनों का बर्थडे सेम डेट पर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो मैं आपको समझाने के लिए एक चीज बताता हूं। जनवरी में क्या होता है, देखो अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो जनवरी में क्या होता है 1 2 3 अप टू 31 तक ये डेज होते हैं। ऐसे ही फैब में क्या होता है 1 2 3 अप टू 28 तक होते हैं। क्योंकि हमने नॉन लीप ईयर लिया है ना, तो इसलिए 28 पर ही रोक दिया, 29 पर नहीं गए। और ऐसे ही मार्च में 31 डेज होते हैं और दिसंबर में 31। देखो आप है ना कुछ सपोज करके चलो इस क्वेश्चन में कि मान लो, देखो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, कहीं पर भी आपको पेपर में इस तरह से नहीं करना है। देखो मान लो आप सविता है जो 2 फैब को बॉर्न हुई है, सपोज करो मान लो कि भाई जो सविता है ना, सविता की डेट ऑफ बर्थ मान लो वो है 2 फैब। अब देखो हमीदा है जो वो 365 डेज में कहीं पर भी बॉर्न हो सकती है। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, मतलब 365 डेज में से वो कहीं पर भी बॉर्न हो सकती है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 365, क्योंकि हमीदा के लिए तो 365 चॉइसेस है। तो अभी हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 365। अब देखो क्योंकि हम यहां पर निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों सेम डेज पर बॉर्न हुई होंगी, तो देखो अगर सविता 2 फैब को बॉर्न हुई है तो दोनों का बर्थडे कब होगा, सेम डे पर, जब हमीदा भी 2 फैब को बॉर्न होगी। क्या हमीदा भी 2 फैब को बॉर्न होगी? और ऐसी हमारे पास कितनी चॉइस है भाई, कितनी चॉइस है कि वो 2 फैब को बॉर्न हुई होगी? सिर्फ एक ही चॉइस है। अगर वो इधर उधर बॉर्न होगी तो डिफरेंट बर्थडेज हो जाएंगे ना, हमें तो सेम को कंसीडर करना है, यानी कि जिस डे को सविता बॉर्न हुई है उसी डे को हमीदा
बॉर्न हुई होगी, तो वो हमारे पास सेकंड फेब ही निकल के आता है। तो जितनी भी चॉइसेस है हमारे पास एक ही चॉइस निकल कर आती है, तो इसीलिए हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। अब देखो जो ये सेकंड पार्ट है ना, इसको देखते हैं। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो अपोजिट है, अपोजिट बोल लो आप या फिर बोल लो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोल लो, या फिर आप नॉट बोल लो, वो क्या है, सेकंड पार्ट है। तो आपको देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है। अगर दो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर आप किसी एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हो तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1 में से माइनस करके। तो यहां पर क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय में 365। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 364 बाय 365 आंसर। तो देखो इससे हमें यह पता चल रहा है कि ज्यादा चांसेस है कि दोनों के दोनों का जो बर्थडे है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, और बहुत ही कम चांसेस है कि दोनों का बर्थडे सेम होगा, क्योंकि सेम बर्थडे की तो ये प्रोबेबिलिटी है और अलग अलग बर्थडे होने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स थे इसीलिए हमने 1 में से माइनस कर दिया फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे और आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको वेरीफाई करना है और कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। ये जो लिखी हुई है इसमें देखिए क्या बोला गया, बड़े ध्यान से सुनना। इफ 2 coins आर टॉस्ड एट द सेम टाइम देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। यानी कि यहां पर बोला गया है कि जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच का मतलब हेड टेल टेल हेड। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ द आउटकम, यानी कि हर एक इस आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/3। तो अगर मैं आपको सिंपली ये बोलूं कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यानी कि हेड हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स यानी कि TT ये दी हुई है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच, इसका मतलब है बच्चों हेड टेल एंड टेल हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको 1/3 दी हुई है। देखो बच्चों अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसको देखो पढ़ते ही बता दोगे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जब भी आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे वो यही आएंगे, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड ये होगी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल ये होगी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड एंड ये कर देते हैं हेड टेल यानी कि 1 ऑफ ईच, ये होगी बच्चों 1 ऑफ ईच यानी कि हेड टेल टेल हेड। ये कितने हैं, 2 है ना, तो 2/4
इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 1/2। तो देखो क्या ये चीज मैच कर रही है। आपको तो ये दिया हुआ है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और वन ऑफ ईच की प्रोबेबिलिटी 1/3 इसकी भी होगी। लेकिन आपके पास जो एक्चुअली आया है वो इनसे डिफरेंट है। एक्चुअली होगा ये 1/4, 1/4 और 1/2। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट। अब ऐसे ही बात करते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 की। देखिए इसमें बोला गया है इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, अगर किसी डाई को एक बार थ्रो किया गया है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द probability of obtaining an odd number is 1/2 and the probability of obtaining an even number is 1/2। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भैया probability of getting an even number ये है 1/2। ऐसे ही probability of आपके पास getting an odd नंबर ये है 1/2। तो आपको ये बताना है कि भाई ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। देखिए जब आप किसी डाई को रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो देखो ये चीज हम वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ये क्या होगी? देखिए इवन नंबर कितने हैं? ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर आने की 3। इसको मैं एक काम करता हूं, दोबारा से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 3/6, तो ये हो जाएगी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ये क्या होगी? ऑड नंबर कितने हैं? 3 और टोटल कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगी 1/2। देखिए आपकी जो एक्चुअली आई है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आई है और ऑड नंबर की भी 1/2 है, और यही आपको दिया हुआ था। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये है भाई करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो ये लॉजिकली है, लॉजिक के हिसाब से करना है आपको ये क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ये जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पिक किया है एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बिल्ट होगी। तो आइए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। देखिए 2 हमारे पास कस्टमर है जो कि श्याम एंड एकता है, वो विजिट कर रहे हैं किसी एक शॉप को इन द सेम वीक, मतलब सेम वीक में वो विजिट कर रहे हैं। और जो शॉप्स है ना, विजिट करने का जो डेज है वो है ट्यूसडे टू सैटरडे, यानी कि शॉप ट्यूसडे से लेके सैटरडे ही ओपन होगी। इसीलिए बोला गया है कि वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे किसी शॉप को विजिट कर रहे हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे। इसका मतलब है कि श्याम एंड एकता किसी भी दिन किसी भी शॉप को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन। तो आपको कैलकुलेट करना है कि श्याम एंड एकता सेम डे पर विजिट करें, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। डिफरेंट डेज पर शॉप को विजिट करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और थर्ड पार्ट में है कि कॉन्जिक्यूटिव डेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब कि मान लो अगर मंडे तो है ही नहीं, एकता अगर ट्यूसडे को जा रही है तो शाम वेडनेसडे को शॉप पर जाए, शॉप को विजिट करे। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब यही है। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए ना हमने क्या किया है कि एक छोटी सी टेबल क्रिएट की है
और जो क्रिएट की है ना वो इस लाइन के बेसिस पर की है। देखो यहां पर लिखा है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे, यानी कि कोई भी किसी भी दिन किसी भी शॉप पर जा सकता है। तो हमने देखो इधर लिख लिया शाम के पॉसिबिलिटी की, भाई शाम कब कब शॉप पर विजिट कर सकता है, और इधर लिख लिया हमने एकता को कि एकता भी देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी जा सकती है, ऐसी शाम भी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी जा सकता है। और हमने इस टेबल को कर लिया कंप्लीट। और कैसे किया है देखो, अगर मान लो एकता ट्यूसडे को जाती है तो शाम भी ट्यूसडे को जा सकता है, वेडनेसडे को जा सकता है, थर्सडे को जा सकता है, फ्राइडे को जा सकता है, सैटरडे को जा सकता है, और ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। ऐसे अगर मान लो एकता वेडनेसडे को जाती है तो शाम ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को कभी भी जा सकता है। और इसी तरीके से हमने पूरी की पूरी टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि हर एक रो में हमारे पास 5 एंट्रीज है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। तो टोटल कितनी एंट्रीज है? 25। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की कि भाई दोनों के दोनों है ना सेम डे पर शॉप पर जाएंगे, यानी कि सेम डे को शॉप पर जाएंगे, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो सेम डे का मतलब क्या है कि अगर एकता ट्यूसडे को जा रही है तो शाम भी क्या जा रहा है? ट्यूसडे को ही जा रहा है ना। कब जा रहा है? ट्यूसडे को। तो देखो एक तो ये हो गया। अगर एकता वेडनेसडे को जा रही है तो शाम भी वेडनेसडे को जाएगा। अगर एकता थर्सडे को जा रही है तो शाम भी क्या? थर्सडे को जाएगा। अगर एकता फ्राइडे को जा रही है तो शाम भी फ्राइडे को जाएगा। ऐसे ही लास्ट एंट्री मींस अगर एकता सैटरडे को जा रही है तो शाम भी सैटरडे को ही जाएगा। तो देखो यहां पर हमारे पास इस टेबल में कितनी एंट्री, यानी कि कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है उनके शॉप पर विजिट करने की, कितनी है? 25। तो इसीलिए हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 25। और हमारे पास ऐसे कितने चांसेस है कि दोनों के दोनों शॉप पर सेम डे विजिट करेंगे? कितने चांसेस? 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 5। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे पर विजिट करे तो ये क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/5 ये हो जाएगा बच्चों आपके पास आंसर। अब देखो ये जो सेम डे लिखा है ना, अगर मैं इसके नॉट की बात करूं या फिर इसके अपोजिट की बात करूं तो ये क्या आएगा? डिफरेंट डे। तो यानी कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी दो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जब भी दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर एक की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो आप सेकंड की प्रोबेबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1 में से माइनस करके। तो आपके पास जो ये सेकंड पार्ट है ना, इसका आंसर क्या हो गया? इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे, यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग डे पर विजिट करें। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/5। ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5। ये आ जाएगा 4/5। तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में है कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज पर विजिट करें। कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब है कि अगर एकता ट्यूसडे को जा रही है तो शाम जाए वेडनेसडे को। क्या जाए? शाम वेडनेसडे को। देखो कॉन्जिक्यूटिव डेज है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट डे। और यहां पर तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही अपने को।
अब यहाँ पर पिक करते हैं, देखिए कॉन्जिक्यूटिव डेज उठाने, तो ये है वेडनेसडे ट्यूसडे, ये कॉन्जिक्यूटिव डेज है, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव डेज है। ये तो सेम डे है, वेडनेसडे थर्सडे, ये है, बिल्कुल ये है। ये वेडनेसडे और फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव डेज है, बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। थर्सडे ट्यूसडे कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं। वेडनेसडे थर्सडे कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है। थर्सडे फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है। ट्यूसडे फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल नहीं है। फ्राइडे वेडनेसडे भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बट थर्सडे फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है। फ्राइडे सैटरडे कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल है। तो अपने पास लास्ट में बचा है ट्यूसडे सैटरडे, नहीं। सैटरडे वेडनेसडे भी नहीं, तो हमारे पास लास्ट बचता है फ्राइडे सैटरडे। तो देखो कितनी चॉइसेस आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल बात करूं कि भाई कितने होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो बच्चों वो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, वो होंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन की डिटेल में जाते हो, अच्छी तरह से समझते हो, तो देखो हर एक क्वेश्चन का इसी तरह से सॉल्यूशन निकलेगा अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो। अब बच्चों ये था ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बच्चों अब हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है सीबीएसई 2015 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है, और देखिए बहुत ही छोटा सा एक तरीके से 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना उसमें से एक लेटर को चूज किया गया है रैंडमली। रैंडमली का मतलब कोई सा भी आ सकता है। तो आपको देखो बताना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट, कि जो आप है ना जो लेटर चूज कर रहे हो ना इंग्लिश अल्फाबेट का, वो कॉन्सोनेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूं। हमारे पास जो इंग्लिश में है ना 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम एक इंग्लिश का अल्फाबेट चूज कर रहे हैं तो इन 26 में से कोई सा भी अल्फाबेट आ सकता है। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 26। और ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना 26, इसमें से 5 तो वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपको देखो क्या बताना है, किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कॉन्सोनेंट के आने की। तो कॉन्सोनेंट है कितने, 21, यानी कि इनमें से अगर कोई एक अल्फाबेट आ गया तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो कितने हैं ये कॉन्सोनेंट, 21। तो इसीलिए आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 21। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट ये क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो बच्चों कितना छोटा सा और कितना इजी सा क्वेश्चन था। अब बच्चों देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। वैसे है इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको देखो मैं अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने क्या किया है कि एक लीप ईयर कंसीडर किया। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया था। आपको यह बताना है कि उस लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस है इसके। तो देखो बच्चों ये जो लीप ईयर होता है ना 366 डेज का, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 2 और यहां पर कोशेंट आएगा 52। तो इसका मतलब है कि एक लीप ईयर में
52 कंप्लीट वीक होंगे। क्या होंगे? 52 कंप्लीट वीक होंगे, कंप्लीट वीक्स होंगे। कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब 52 तो होंगे ही होंगे, ये तो हमें कंफर्म है। अब बात करते हैं कि ये जो 2 दिन बचे हैं ना, एज अ रिमाइंडर ये क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये जो 2 दिन है, अगर आप लॉजिकली भी देखो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे, और ये आपका मंडे। तो जो अब देखो मंडे से आगे हमने इसीलिए कंसीडर नहीं किया, मंडे ट्यूसडे फिर से साइकिल रिपीट हो जाती, तो यहीं पर हमने स्टॉप कर दिया। तो देखो जो बाकी के बचे हुए जो 2 दिन है ना, वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। ये आपको देखो ध्यान रखना है। तो ये एक्चुअली है कितने, काउंटिंग इनकी 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये चीज तो तय है, ये चीज तो कंफर्म है कि जो बचे हुए जो 2 दिन है ना, इन्हीं में से कोई से हो सकते हैं। तो ये है कितने टोटल? 7। तो इसीलिए आपके पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये कितने होंगे? 7। अब देखो यहां पर पूछा गया है कि जो 53 संडेज होने चाहिए लीप ईयर में, 53 संडेज कब होंगे? जब वो देखो 52 तो कंप्लीट है, ठीक है। अब 53 संडे के लिए क्या होना चाहिए? जो बचे हुए जो 2 दिन है ना, उनमें से एक संडे होना ही चाहिए। तो देखो संडे है कहां कहां पर? संडे देखो एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। तो हमारे पास इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितने होंगे? 2। देखो बच्चों 52 तो हमारे पास कंप्लीट वीक है, तो बाकी के जो 2 दिन बचे हैं ना, उनमें अगर संडे होगा तो देखो 52 तो है ही, तो एक संडे और मिलकर 53 हमारे पास संडे हो जाएंगे। तो आपको देखना है जो 2 दिन बचे हुए ना, उनमें संडे कहां कहां? यहां पे संडे है नहीं, यहां पर संडे है नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। संडे कहां है? एक तो यहां पर है, एक तो यहां पर है। तो आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? कितनी चॉइसेस आपके फेवर में है? सिर्फ 2 ही तो चॉइसेस आपके फेवर में ना, आउट ऑफ द 7। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे ये क्या हो जाएगी बच्चों? 2/7। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों देखो एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क देता हूं। यहां लीप ईयर की जगह अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं नॉन लीप ईयर, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस केस में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखो बच्चों मैंने कोशिश की है कि प्रोबेबिलिटी में आपको वो सब कराया जाए जो पेपर में आया हुआ है, जो भी आपके एनसीईआरटी में था। मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है, चाहे वो ऑप्शनल एक्सरसाइज क्यों ना हो। तो देखो मैंने पूरी मेहनत करके प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, और आपकी जो प्लेलिस्ट है वो प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर फिर भी मुझे लगा कि कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या अगर कोई पेपर में आया वो क्वेश्चन अच्छा मिस हो गया, तो मैं फ्यूचर में उस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी प्रोबेबिलिटी में इतना ही था। तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।